ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राम पांडे जी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा मैं जल्दी से राजपाल सिसोदिया जी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बार बार फील्ड में आकर के कह रहे हैं कि खाद की किल्लत है, डीएपी की कमी है। क्या असल मायने में है? असल तस्वीर क्या है, सच्चाई क्या है, जरा आप बताइए। देखिए, खाद का जो वितरण होता है रबी फसल का, वो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में होता है, क्योंकि खाद जो रबी की बोनी होती है वो पानी सिंचाई करने के बाद में होती है और धीरे धीरे होती है, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में किसान करता है। मैं खुद भी किसान हूँ, मेरे अभी 1 महीने तक, सवा महीने तक बोनी का काम चलता है। परंतु इस बार क्या हुआ, मावट गिर गई। मावट गिरने से क्या हुआ कि पूरी जमीन के अंदर एक साथ पानी मिल गया, एक साथ पानी का पलेवा हो गया जमीन मावट गिरने की वजह से। तो इस वजह से एकदम से डिमांड निकल पड़ी, क्योंकि हम पूरी जमीन एक साथ बोने लगे। जब एक साथ बोने लगे तो स्वाभाविक ये खाद की जो आवश्यकता 1 महीने 1.5 महीने में लगने वाली थी, वो एक दिन में लग रही है, 1 हफ्ते में लग रही है। तो ये हमारा जो कैलेंडर था वितरण का, वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, बोनी जल्दी होने की वजह से, डिमांड निकलने की वजह से, या मावट गिरने की वजह से। परंतु खाद का शार्टेज है, ऐसा कहना गलत बात है। खाद पर्याप्त मात्रा में है। खाद जो है फर्टिलाइजर कंपनी से रेक पॉइंट के माध्यम से, रेल के माध्यम से जिले में आता है, जिले से विपणन के माध्यम से नीचे जाता है, फिर सोसाइटियों में जाता है, और सोसाइटी से भी किसान उठाता है। इसका एक पूरा सिस्टम है। वो सिस्टम बारिश होने की वजह से प्रभावित हुआ है। पर इसका अर्थ ये कदापि ना लगाया जाए कि खाद का शॉर्टेज है। खाद मिलेगा, मिल रहा है, शनै शनै मिल रहा है, आता जा रहा है और किसानों को आपूर्ति होती जा रही है। आप कह रहे हैं कि बारिश होने की वजह से थोड़ा सा परेशानी जरूर हुई है, लेकिन ऐसा ना माने कि इसकी किल्लत हो चुकी है। राम पांडे जी भरोसा करेंगे इस बात पर? बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ठीक है राम पांडे बताइए, जो किसान है रात रात भर दुकानों के सामने लाइन में खड़े हुए हैं, तो वो किसान गलत हैं क्या? आप स्वयं भी दिखा रहे हैं कि वो लाइन में लगे हुए हैं। रात रात भर महिलाएं भी लगी हुई हैं खाद की बोरी के लिए, और उसके बाद भी उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। और सुबह दुकान खुलती है तो 15 मिनट में बोल दिया जाता है कि खाद खत्म, दुकान बंद। और सरकार खुद कह रही है कि 6 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है और अवेलेबल है 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया। ये सरकार कह रही है। 4 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है और 1.33 लाख मीट्रिक टन हमारे पास डीएपी है। तो ये सरकार झूठ बोल रही है या प्रवक्ता जी को पता नहीं है कि ये सरकार का क्या स्टेटमेंट है? और इन्होंने कहा कि 17 हमारे देश में बड़ी कंपनियां हैं। अच्छा रहा इन्होंने बताया, मैं भी सहमत हूँ। 17 की 17 कांग्रेस सरकार ने बनाई हुई है। 7 साल में एक भी नहीं बनी है। यदि छोटी भी कंपनी बनती तो मोदी जी और शिवराज जी उद्घाटन करने पहुंच जाते। 17 की 17 जो बड़ी कंपनियां हैं वो कांग्रेस के सरकार द्वारा बनाई गई हैं। तो कांग्रेस को किसानों की कितनी चिंता थी? दूसरा, जब यूरिया या डीएपी यदि खेत में लेट गिरता है तो खेत में जो बीज डाल दिया गया है वो बीज खराब हो जाता है। किसान को दोबारा जुताई करना पड़ती है, दोबारा डीजल खर्च करना पड़ता है, दोबारा बीज डालना पड़ता है, दोबारा यूरिया डालना पड़ता है, दोबारा डीएपी डालना पड़ता है। मतलब इस बार मध्य प्रदेश के किसान की जो लागत है वो डबल हो चुकी है। डीजल से तो पहले ही डबल हो चुकी है, कीटनाशक भी डबल कर दिए हैं, यूरिया महंगा कर दिया गया है, डीएपी महंगा कर दिया गया है, तो बिजली डबल कर दी गई है। तो किसान के लिए क्या बोलते थे कि हम किसान की आय डबल करेंगे, किसान की लागत डबल कर दी है। और जब किसान की फसल पैदा होती है तो उसका टमाटर रोड पर बिकता है, और जो गोदामों में भर के रखते हैं बड़े उद्योगपति, वो फिर उस टमाटर को आज 100 रुपए किलो में बेच रहे हैं। तो अच्छा राम पांडे जी, ये किसान के साथ विश्वासघात करते हैं और खुद कहते हैं कि हम किसान हैं। ठीक है, लेकिन इस उपचुनाव के अंदर राम पांडे सुनिए ना, देखिए इस उपचुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको नजर आता है? आपने कहा महंगाई का, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बार बार ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो बड़ा फायदा मिलेगा। तो क्या जनता ने इस बात को समझा है? क्या जनता ने विकास का जो एजेंडा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि हम विकास के एजेंडे पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमने प्रदेश के अंदर क्या किया, हमने सेंटर की जो योजनाएं थी प्रदेश के अंदर लाई गई, हमने उनका जिक्र किया है, तो आपको नजर आता है कि इसका फायदा किसी भी तरीके से बीजेपी को मिलेगा या जनता तक वो बात पहुंची है? देखिए, आपने सही कहा, डबल इंजन की सरकार है, 4 जगह उपचुनाव है, 3 विधानसभा, 1 लोकसभा। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ना, चारों जगह क्या विकास कार्य किया। पृथ्वीपुर की मैं बात करूं, पृथ्वीपुर चुनाव में मैं स्वयं गया हुआ था, तो वहां बेतवा और जामनी नदी पड़ती है जहां सिंगल ब्रिज जाता है, ठीक है, वो भी जर्जर अवस्था में, और आए दिन उसमें कई गाड़ियां नदी में गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं।
तो जब ब्रजेंद्र सिंह राठौर मंत्री बने थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, तो दोनों पुल के ऊपर बड़ा पुल, ठीक है, 4 लेन का पुल उन्होंने पास करवाया और वो काम शुरू करा दिया। आधा पुल कंप्लीट हो चुका, शिवराज जी की सरकार आई, उस पुल का काम बंद कर दिया। पृथ्वीपुर के पास नेवाड़ी तहसील थी, नेवाड़ी को जिला बना दिया। खंडवा में अरुण यादव जी केंद्रीय मंत्री थे तो 1200 करोड़ रुपए देकर नेपा नगर, जो मिल बंद पड़ी हुई थी, जो पूरे देश और दुनिया में फेमस है, उस नेपा नगर मिल को चालू कराया। ताप्ती मिल बंद थी खंडवा में, उसको चालू कराया। तो हमारी सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, जहां उपचुनाव भी हो रहे हैं, आप वहां का स्कूल देख लेना, वहां का कॉलेज देख लेना, वहां का हॉस्पिटल देख लेना, वहां जितनी भी सुविधाएं आप देख लेना, वहां कांग्रेस की पट्टिका लगी होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यदि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और ये 4 जगह चुनाव हो रहे हैं, तो चारों जगह आपने क्या किया? आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल वह बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, जनता के दुख दर्द से जुड़ी हुई है। जनता का दुख दर्द दूर होगा, जनता खुश होगी, जनता संपन्न होगी। लेकिन इस बीच एक बात तो ये सामने आई है कि अगर कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है या सरकार बदलती है, जिसका जिक्र राम पांडे कर रहे हैं, लेकिन राजपाल जी, किसी भी पिछली सरकार की अगर योजनाएं जो अच्छी हैं, जनता के हित में है, उनको रोक देना, ये तो सवाल खड़े करती है। बिल्कुल सवाल खड़ा करती है ना। कांग्रेस ने रोका ना। संबल योजना किसने रोकी थी? एक संबल योजना ऐसी थी हमारी 2018 से पहले तक चल रही थी। वो संबल योजना गरीब को एक अम्ब्रेला के नीचे 36 योजनाओं का लाभ देने का काम करती थी। संबल में था क्या? क्या योजना थी? किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई से लेके सब उसके अंदर था, परंतु संबल योजना को बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। ये बात कांग्रेस ने किया। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें हम 25,000 रुपए देने का काम करते थे हमारी बहन बेटियों का जब विवाह होता था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, उसको इन्होंने 51,000 बढ़ाने का काम किया। और 51,000 बढ़ाने के बाद किसी को देने का काम किया ही नहीं, सिर्फ कागज पे बढ़ाया। वो 25 मिलते थे, उससे भी उनसे वंचित कर दिया। वो 25 भी अब नहीं मिल रहा। स्कूलों में जो हमारी बेटियां जो जाती थी, उनको हम छात्रवृत्ति देने का काम करते थे, वो योजना हम स्कूटी देंगे करके कांग्रेस ने बंद करा। कितनी स्कूटी बांटी जरा बताए कांग्रेस के प्रवक्ता। कर्ज माफी के नाम पर बैंकों में ओवरड्यू कर दिए, किसानों के खाते सिविल बिगाड़ दिए। जो बैंकिंग को सिस्टम को समझ के किसान, नियमित रूप से किसान जो है 0% ब्याज का लाभ लेने का काम कर रहा था, कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी के नाम पे आपने 0% को बंद कर दिया। और 0% को बंद किया तो किया, किसान इस मुगालते में रहा कि उसका कर्ज माफ हो जाएगा, उसने बैंक भरी नहीं, सोसाइटी में पैसा जमा करा नहीं, वो डिफॉल्टर हो गया। आज उसका सिविल बिगड़ गया, उसको बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहा है। वो अगर लोन के लिए अप्लाई करता तो उसका सिविल बिगड़ा हुआ था, वो पिछड़ा ओवरड्यू बताया जाता है। आपने बैंक कर्ज माफी करने का काम के नाम पर कुछ लोगों की कर्ज माफी करके सोसाइटियों को और सिस्टम जो था हमारा कोऑपरेटिव का, उसको कोलैप्स कर दिया। आज कोऑपरेटिव का सिस्टम कोलैप्स हो गया आपकी वजह से। इसी की वजह से आज खाद के वितरण में हमको समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने उन सोसाइटियों को घाटे में धकेल दिया, बैंकों को घाटे में धकेल दिया। जिला सहकारी बैंक उज्जैन की अगर हम बात करें तो जिस बैंक को 2018 में हमने 7 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में छोड़ा था, अभी इस वर्ष का, पिछले वर्ष का जो उसका एजीएम का हिसाब आया, उसके अंदर 2 करोड़ के लॉस में वो बैंक आपने बताने का काम किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के आपने प्रशासक बिठाए थे सब जगह। और जब वो आपने प्रशासक बिठाया, उनने 18 महीने में उन बैंकों को लगातार कर्जे में करने का काम कर दिया। आज सोसाइटी के सहकारिता के सिस्टम को कोलैप्स आपने कर दिया। किसान कर्ज माफी के नाम पे किसानों का जो 0% किसान केसीसी ऋण की योजना थी, उसको कोलैप्स करने का आपने काम कर दिया। युवाओं को रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे जो एक सिस्टम डेवलप था, उस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। और जो हमारी एक संबल योजना थी, उसको कोलैप्स कर दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं के समारोह पूर्वक विवाह हो रहे थे, उनको कोलैप्स कर दिया। आपने सिस्टमों को बिगाड़ने के सिवाय इस मध्य प्रदेश को 15 महीने में कुछ दिया नहीं। आपने भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश को बना दिया। आपने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। एक अधिकारी के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 3 ट्रांसफर आर्डर आने का काम का कीर्तिमान बना, तो आपके इसमें बना। आपके नेता कमलनाथ जी के यहाँ छापे पड़े, पैसे मिले, सहयोगी के यहाँ पैसे मिले, 500-500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिलने का काम हुआ। तो ये जो सारे जो आपने करने का काम, लेकिन एक बात तो समझिए ना, एक लंबे अरसे से राजपाल सिसोदिया जी, एक लंबे अरसे से अगर बीच का कुछ टाइम पीरियड छोड़ दें कांग्रेस पार्टी का, तो लगातार आपकी सिलसिलेवार तरीके से सरकार रही प्रदेश के अंदर। अब जनता जो है ना, वो बड़ी जागरूक हो चुकी है।
इंटरनेट का समय भी है, तो ये देखती है कि उनके गांव में क्या सुविधाएं हैं और बाकी राज्यों के अलग अलग हिस्सों में क्या सुविधाएं हैं। तो अब जनता वो कंपैरिजन करना चाहती है। अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए, जहां पर अब पोलिंग स्टेशन भी बने हैं ना, तो वहां पर भी क्या आपको लगता है कि उस पैमाने के हिसाब से आप वो सुविधाएं दे पाए हैं? जब एक लंबा समय हो चुका है, ड्यूरेशन एक लंबा हो चुका है, लंबे समय से सरकार चल रही है, एक ही पार्टी की चल रही है सरकार, तो क्या आपको लगता है कि उस पैमाने पर सभी चीजें? हाँ, जनता ने कंपेयर करके ही तो हमको बिठाया था। 2003 में जब हमको बिठाया था तो दिग्विजय सिंह की सरकार, बंटाधार की जो सरकार थी, सड़क बिजली पानी की जो स्थिति थी, उसके बाद हमको बिठाया। और हमको बिठाने के बाद में लगातार 3 बार हमको मौका दिया। लगातार 3 बार मौका देने के बाद में 18 महीने के लिए कांग्रेस को मौका दिया और उसके बाद में कांग्रेस को वापस से उपचुनाव में टाटा करने का काम जनता ने कर दिया। क्यों उपचुनाव में टाटा करने का काम किया जनता ने कांग्रेस से? इसलिए किया कि उस 18 महीने की अव्यवस्था में उन्हें समझ में आ गया था कि मिस्टर बंटाधार का पार्ट 2 आ गया। फिर से दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हो गए और इससे सक्रिय हुए कि उनके मंत्री उमंग सिंगार उनके बारे में ये कहने लगे कि दिग्विजय सिंह जी रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया से पैसा खाते हैं, कमीशन खाते हैं। ये कौन? उमंग सिंगार कहने लगे। तो जब इस प्रकार की सारी स्थिति परिस्थिति जब कांग्रेस के अंदर बनने लगी तो जनता ने उपचुनाव में फिर से हमें स्पष्ट बहुमत देने का काम किया। अगर मान लो कांग्रेस 18 महीने अच्छा काम कर रही थी और उनमें मान लो गिर भी गई थी उनकी सरकार, तो फिर उपचुनाव में गए तो क्यों नहीं उनको बहुमत मिला? ठीक है, लेकिन अब एक बार फिर से जनता के पास वो समय है, जनता के पास वो एक बार फिर से ताकत है, क्योंकि ये वो समय होता है जब जनता सर्वोपरि है। जनता को चुनने का, जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का एक बार फिर से उनको मौका मिला है। लेकिन राम पांडे जी, इसमें मैं ये कुछ आंकड़े हैं जो अभी तक 3 बजे के सामने आए हैं। गांव में 55% के आसपास अभी तक वोटिंग हो चुकी है। ये 3 बजे के आंकड़े बता रहा हूँ मैं। तत्वेपुर में 3 बजे तक 68% से ज़्यादा अभी तक वोटिंग हो चुकी है। जोबट में लगभग 46% से ज़्यादा, खंडवा के अंदर 51% से ज़्यादा। तो ऐसे में अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है, आपको क्या लगता है कि ये बदलाव के संकेत हैं या फिर ये जो पहले जिस तरीके से चली आ रही थी सीटें, उसी हिसाब से अभी लोगों का रुझान नजर आता है? आपको क्या इसमें नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ वोटिंग परसेंट कम ज्यादा हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे खंडवा में कम हुई है तो खंडवा में कई जगह चुनाव का बहिष्कार किया गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, पेट्रोल महंगा है तो वोट नहीं, जो भी समस्या है। तो जैसे पंधाना है खंडवा में और भी कई जगह है, तो वहां टोटल बहिष्कार किया गया है और उस बहिष्कार के असर के कारण जैसे खंडवा में वोटिंग कम हो रही है। पृथ्वीपुर में थोड़ा सा आमने सामने प्रचार ज्यादा हुआ तो पृथ्वीपुर का ये जो परसेंटेज बढ़ा है उस कारण बढ़ा है। अब ये बात जो इन्होंने बोले थे, मैं इनके थोड़े से जवाब दे दूं। संबल योजना की बात करते हैं, बताते नहीं है। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। 25,000 जो कन्या व्यवहार आती थी, 51,000 थी। इन्होंने 2 साल में बताओ किसी कन्या को यदि वो व्यवहार आती दी हो तो। अभी इनके जो विधायक है सुरेंद्र पटवा, पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के, 30 करोड़ का बैंक का घोटाला किया है, पैसा ये खा गए। अभी तक ये स्वीकार नहीं करते थे कि हमने किसान कर्ज माफी की। अभी इन्होंने स्वीकार किया, हाँ किसान कर्ज माफी की है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि चलो कम से कम अब तो स्वीकार किया कि हमने किसान कर्ज माफी की है। तो किसान कर्ज माफी जब हमने की, जो किसानों को वादा किया आपने, जो कुछ किसानों का कर्जा और रह गया था वो आपने उसको रोक दिया। मैं तो किसान भाइयों से अभी जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम किसान कर्ज माफी नहीं हुई है और हम कहते हैं की है। तो जो किसान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं और जिनका किसान कर्जा माफ हुआ है, वो कृपया ध्यान से सुने और दूसरों को भी बताएं कि आपका कर्जा भी माफ हुआ है और दूसरों का भी। चलिए, वो जनता को तय करना है। वो जनता ना आजकल सर बड़ी समझदार है। जनता को बताने की जरूरत ही नहीं होती है। जनता अपने आप में बड़ी जागरूक है कि जनता जागरूक है। जनता को पता होना चाहिए कि उनका ये हमेशा बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जनता बड़ी जागरूक है, जनता को बहुत कुछ पता है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जरा राजपाल जी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि पृथ्वीपुर सीट पर 68% अभी तक 3 बजे के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 68% से ज्यादा अभी तक वोटिंग वहां पर हो चुकी है। ये क्या संकेत देता है? ये बदलाव का संकेत है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर पृथ्वीपुर में जिस प्रकार से वोटिंग का परसेंटेज है, इतना परसेंटेज जिस प्रकार से जा रहा है, निश्चित तौर पर वहां की व्यवस्थाओं को बदलाव की वोटिंग है। वहां के लोग वहां के आतंक से, वहां के परिवार विशेष की गुंडई से त्रस्त हो चुके हैं और उस बदलाव के लिए वो वहां वोट करने का काम कर रहे हैं, निकल पड़े हैं। अब वो दबने वाले नहीं है, निर्भीक होकर वो लोग वोट डाल रहे हैं। और जिस प्रकार से उनके लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाकर तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हैं। उनको इस बात का भरोसा हुआ है कि अब खुलकर मैदान में आकर इस प्रकार के जो लोग हैं गुंडई से दबंगई से अभी तक जीतते आए हैं उनको किनारे लगाने का काम करना है। नहीं, लेकिन बार बार आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये बार बार लगता रहा है कि सरकार आपकी है, प्रभावित किया जा सकता है। ये बार बार इस तरीके के आरोप लगे हैं और अभी हाल ही में एक आरोप भी लगाया कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पीसी शर्मा, जिन्होंने आरोप लगाया विधायक के ऊपर। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। नहीं, इस प्रकार से कोई मतदाता को प्रभावित करने का काम, देखिए आप हम सब जानते हैं कोई मतदाता किसी से प्रभावित होता है ऐसा नहीं। हाँ, मतदाता को डराने का प्रयास जरूर हुआ था, परंतु जिस प्रकार से वहां 57 टुकड़ियां लगी हुई है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की, और पूरे मतदान केंद्रों पे चप्पे चप्पे पे जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने वहां सख्ती कर रखी है, तो लोग भय मुक्त होकर वोटिंग करने निकल के आ पाए, ऐसा एक वातावरण देने का काम सरकार ने जरूर वहां किया है। उसकी वजह से वहां का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ देख रहा है। ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और, राम पांडे जी, मैं जरा जल्दी से आपके पास एक ये समझना चाह रहा हूँ कि कैंपेनिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस दौरान इस कैंपेनिंग में उतरे, कांग्रेस पार्टी के नेता भी उतरे। आपको लगता है कि कुछ ऐसे नेता जो कि अंदर ही अंदर बहुत सारे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने भी कई आरोप लगाए कि कांग्रेस के भीतर ही अभी एकजुटता नहीं है, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी के भीतर नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उनको वो भी टिकट की दावेदारी में थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, तो ऐसे में हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगा है कि इस उपचुनाव के अंदर कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां पर अपने ही जो हैं वो आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? हमारी के पृथ्वीपुर ने इन्होंने सपा का प्रत्याशी को टिकट दिया है और ये कह रहे हैं वहां गुंडागर्दी होगी। बिल्कुल होगी, वो तो खुद ही गुंडा है जिसको टिकट दिया है, रजिस्टर्ड गुंडा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में कहती थी ये सपा का शिवपाल सिंह यादव गुंडा है, इसको वोट मत देना, ये इनके वक्तव्य हैं। तो और जो वहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन पर कोई पुलिस केस नहीं है, 17 साल से इनकी सरकार है, उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, उनको जनता पसंद करती है। वो जहां वोट बढ़ रहा है पृथ्वीपुर में, सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस का प्रत्याशी है नितेंद्र राठौर, वो बहुत पॉपुलर है, जनता उनको बहुत चाहती है, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, यही तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, यही तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दबंगई जो चली आ रही थी ना, वो बदलाव की तरफ संकेत अब मिल रहे हैं। ये दबंगई कौन सी, 17 साल से इनकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर गई है, वहां सपा दूसरे पर थी, तीसरे पर अन्य कोई था, कांग्रेस वहां पहले नंबर पर थी। वहां के जो मंत्री थे बड़े मिलनसार थे, जनता के लिए 24 घंटे हमेशा तैयार रहते थे। जोवट में इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को बुलाकर टिकट दिया तो जोवट में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज, पृथ्वीपुर में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज। वहां खंडवा में भाई नंद कुमार चौहान की ये इतनी तारीफ करते थे, बड़े बढ़िया नेता हैं, पॉपुलर है, उनके लड़के को क्यों नहीं टिकट दिया? वो लड़का तैयारी कर रहा था, उनका लड़का नाराज। अर्चना चिट्टे जी बड़ी मंत्री थी, वो उनको टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया उनको टिकट? तो भारतीय जनता पार्टी में कलह ज्यादा है भाई। इन्होंने तो चारों विधानसभा में रेगांव में जिसको तैयारी करवाई उसका एन मौके पर टिकट काट दिया, दूसरे को टिकट दे दिया। तो इन्होंने तो चारों उपचुनाव में तैयारी किसी से करवाई, मतलब जो चारों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ये तैयार कर रहे थे उन चारों को इन्होंने धोखा दिया है और बाहर से आए थे तो लोगों को टिकट दिया है। तो नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में कहां से नाराजगी होगी? कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है। ठीक है। राजपाल सिसोदिया जी, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर जो है गुटबाजी वो है, और ये अक्सर ये देखा जाता है कि ये स्ट्रैटेजी होती है अलग अलग राजनीतिक दलों की, लेकिन इसमें जब चयन होता है किसी भी प्रत्याशी का तो उसमें किसी एक को टिकट मिल पाती है, तो जो बाकी लोग हैं जाहिर तौर पर उनकी नाराज़गी होती है, चाहे वो मन में हो, कई बार लोग दिखा भी देते हैं और उसका वो प्रभाव भी चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आता है। क्या आपको नजर आता है कि इसमें जो राम पांडे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर फूट है या गुटबाजी है, तो उसका नुकसान बीजेपी को क्या हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल होने की वजह से और हम कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते पार्टी सर्वोपरि है, इस निष्ठा के साथ काम करते हैं। ठीक है, टिकट मांगने तक एक बात रहती है कि कोई भी उम्मीदवारी कर सकता है, परंतु टिकट मिलने के बाद सभी एक फोरम पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं
और मन वचन कर्म से पार्टी को जिताने में लगते हैं। और उसके उदाहरण आपने देखे होंगे कि जब पिछली बार 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था तो उस समय भी इस प्रकार की बातें कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी, परंतु परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय उसे कमल का फूल दिखता है, न कोई व्यक्ति दिखता है, न कोई उम्मीदवार दिखता है, उसका उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल होता है। इसलिए ये आरोप इसलिए भी कांग्रेस लगाती क्योंकि उनमें बोखलाहट ये है कि वो उनका घर नहीं संभाल पा रहे। चलते चुनाव में अगर उनके विधायक चले जाते हैं छोड़ के, तो उसका कारण यह है कि इनका नेतृत्व असक्षम है। उसका कारण ये है कि इनका नेतृत्व बना लिया जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को। तो जिस सचिन बिरला ने कांग्रेस ज्वाइन करी होगी इंदिरा गांधी राजीव गांधी के फोटो पोस्टर देखकर, और वो सचिन बिरला अगर मान लो जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के फोटो देखेगा तो फिर वो कांग्रेस छोड़ के जाएगा। उसने अगर पार्टी ज्वाइन करी थी तो अरुण यादव को अपना नेता मान के करी थी, और जब अरुण यादव जैसे नेता को भी हाशिए पर कांग्रेस खड़ी कर देती तो फिर वो चलते चुनाव में कांग्रेस छोड़ के जाएगा। तो ये आत्मविश्लेषण कांग्रेस को करना पड़ेगा, कमलनाथ जी को करना पड़ेगा कि क्यों लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनको ये विचार करना पड़ेगा कि क्यों उनके घर में इस तरीके की भगदड़ मची हुई है, ये विचार उनको करना चाहिए बजाय। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूं सर कि आपको क्या उम्मीद नजर आती है अभी जो वोटिंग परसेंटेज है, आपको लगता है कि शाम होते होते 6 बजे तक कुछ तेजी के साथ बढ़ेगा, कुछ बदलाव इसमें नजर आता है? वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज कहीं न कहीं सरकार के समर्थन में होगा, सरकार के किए हुए काम की प्रसन्नता में होगा, हितग्राही मूलक योजनाओं के ऊपर मोहर लगेगी, विकास पे मोहर लगेगी, और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जनता के बीच बातचीत करा है 1980 में जब हमने यात्रा प्रारंभ करी और जो मुद्दे श्री राम मंदिर का हो चाहे 370 का हो, उनको लेके जब यात्रा शुरू करी और जब मौका मिला तो हमने वो मुद्दे पूरे करने का काम किया। ठीक है, मैं जरा फाइनल कमेंट ले लेता हूं। ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन राम पांडे जी, ईवीएम के ऊपर दोस्त तो नहीं? देखिए, इन्होंने अभी अनुशासन की बात की कि हमारी पार्टी, सर बड़ा जल्दी से जवाब, बहुत कम समय। ईवीएम के ऊपर दोस्त तो नहीं, चाहे परिणाम कोई भी हो, नोटिस क्यों दिया जब अनुशासन है तो? मलैया के लड़के को क्यों बाहर किया पार्टी से 6 साल के लिए? और मलैया को नोटिस क्यों दिया जब अनुशासन है तो? अभी तो ये कह रहे हैं सब अनुशासन है, जैसे ही चुनाव परिणाम आ जाएंगे ये अपने कार्यकर्ताओं को नोटिस देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निकालेंगे। दमों में इन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, दोनों का ही बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन उपचुनाव का रण ये बेहद दिलचस्प है, ये बेहद कड़ा ये मुकाबला है, लेकिन देखना यही है कि जनता ने आखिर किसको ज्यादा वोट किया है। हालांकि ये परिणाम ही तय करेंगे कि आखिर जनता ने किसको पसंद किया है और किसको नापसंद किया है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।